गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रतीक है और मैं एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ दिल्ली हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अब मैं आज आप सबसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। जो हमारे देश में रेप के केसेस जो बढ़ रहे हैं उसके रिगार्डिंग जो लॉज हैं भारत में, उसके लिए मैं बात करना चाहता हूँ। एक जो सबसे बड़ा समस्या जो हमारे देश में ये है कि हमारी जो भी नॉलेज है रेप को लेके, वो हमें सीरियल से या फिल्मों से या किसी थर्ड क्लास मैगजीन से आती है। बट मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन उनको ये नहीं पता है कि 2013 में जो अमेंडमेंट हुआ जस्टिस वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशन पे, उसके बाद जो रेप जो लॉज थे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए थे। तो जो अब जो पोजीशन है 2013 अमेंडमेंट के बाद, वो ये है कि रेप सिर्फ एक फ़िज़िकल इंटरकोर्स नहीं कहलाएगा, बल्कि अगर कोई पुरुष जो है वो किसी महिला के वजाइना, माउथ, यूरेथ्रा और एनस में अपना पीनिस इंसर्ट करता है, वो रेप के डेफिनेशन में आएगा, जो पहले सिर्फ वजाइना था। और अब जो है एक और प्रोविज़न ऐड हुआ है कि अगर वो किसी भी बॉडी पार्ट को अदर देन पीनिस वो इंसर्ट करता है किसी महिला के वजाइना, एनस, यूरेथ्रा में, तो वो भी रेप के कैटेगरी में उसको रिकग्नाइज़ किया जाएगा। जो थर्ड जो लॉ जो चेंज हुआ है वो ये कहता है कि अगर कोई पुरुष ही अप्लाइज हिज माउथ टू वजाइना, एनस और यूरेथ्रा ऑफ अ वुमन, वो भी रेप के एक कैटेगरी में पाया जाएगा। और ये सिर्फ इतना ही नहीं, अगर वो किसी महिला को ये काम करने के लिए खुद पे भी मजबूर करता है तो भी ये रेप के कैटेगरी में ये पाया जाएगा। तो ये तो है जो एक बेसिक डेफिनेशन है जो रेप का, जो आईपीसी सेक्शन 375 में डिफाइंड है। अब मैं बात करना चाहता हूँ जो अभी जो रिसेंट हाथरस में जो गैंग रेप का जो घटना हुआ, उसमें जो पुलिस की जो इरिस्पॉन्सिबल जो वे है इन्वेस्टिगेशन का और जो घटिया तरीका है जिस तरीके से विक्टिम को ट्रीट किया गया है, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। तो मैं आज सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और कई सारे न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहा था, और मैंने पढ़ा कि जो प्रशांत कुमार जो हैं एडीजे लॉ एंड ऑर्डर जो है वहाँ के प्रशांत कुमार, उन्होंने ये कहा है कि द रिपोर्ट ऑफ द एफएसएल हैज़ ऑल्सो कम. It says clearly that the sample did not have sperm. It makes clear that there is no rape or gang rape. तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि प्रशांत कुमार जी एक काफ़ी अच्छा खासा करियर रिकॉर्ड होगा बीइंग एन एडीजे या पुलिस डिपार्टमेंट में, और वो एक ऐसी बहुत ही छोटी बात कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी जो लॉ स्टूडेंट है या जिसको बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जिसको बेसिक नॉलेज है रेप या इससे जुड़े हुए जो मेडिकल जुरिस्प्रूडेंस का, वो ये कह ही नहीं सकता है कि जस्ट बिकॉज सीमन नहीं पाया गया है वजाइनल स्वैब से तो उसको रेप नहीं कहा जा सकता है। तो इसके रिगार्डिंग मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि इवन अगर इस केस में प्रशांत कुमार जी ने ये नहीं बताया हमें कि इस केस में जो वुमेन का जो स्वैब लिया गया, जो टेस्ट के लिए जो सैंपल लिए गए, वो 8 दिनों बाद लिए गए थे। और जो मेडिकल साइंस ये कहता है कि जो स्पर्म जो होता है वो किसी भी महिला के प्राइवेट पार्ट में रेप के बाद 72 से 90 घंटे तक ही वो एग्जिस्ट करता है। अगर इससे ज़्यादा लेट होता हो तो उसके स्पर्म के डिटेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा ही कम हो जाते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि सर्वाइवर जो होती है, अगर उसने विद इन दीज आवर्स जब उसका रेप होता है और जब उसका टेस्ट होता है, इस बीच में अगर उसने यूरिन पास किया होता है या अपने कपड़े चेंज किए होते हैं या अगर वो नहा लेती है, तो भी काफ़ी चांसेस जो होते हैं वो स्पर्म मिलने के वो काफ़ी कम हो जाते हैं। डीजी ने शायद ये नहीं बताया कि जो 8 दिन का जो समय होता है वो काफ़ी लंबा टाइम होता है किसी भी महिला के प्राइवेट पार्ट से कोई भी जो सेक्सुअल असॉल्ट होता है उससे जुड़े हुए जो भी मार्क होते हैं या जो भी उससे रिगार्डिंग जो भी इंजरीज़ होती है उसको रिकवर करने में। तो ये एक मेडिकल चीज़ है जो आधे से ज़्यादा लोगों को हमारे देश में नहीं पता होगी, और वो इस बात को सपोर्ट कर रहे होंगे कि उस महिला के साथ, उस लड़की के साथ, 19 साल की लड़की के साथ कोई रेप नहीं हुआ है। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि जो मेडिकल जुरिस्प्रूडेंस है वो क्या कहता है। वो ये कहता है कि टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस ऑफ रेप इट इज़ नॉट नेसेसरी that there should be a complete penetration of penis or emission of sperm and rupture of hymen.
इसका हिंदी में मतलब ये होता है कि जो मेडिकल जुरिस्प्रूडेंस ये कतई नहीं कहता है कि अगर जो हाइमन होता है वो रप्चर होना ज़रूरी है रेप के केसेस में, या कंप्लीट पेनिट्रेशन होना चाहिए। जब आप गूगल पे टाइप करेंगे कि वजाइना का जो डायग्राम होता है, अगर आप वो देखेंगे तो लेबिया मेजर जो होता है, जो आउटर पार्ट होता है, जिसको कॉमनली हम आउटर लिप्स भी कहते हैं, अगर उस पर भी अगर स्लाइट पेनिट्रेशन होता है तो वो भी रेप के कैटेगरी में लाई करता है। इवन अगर कोई पुरुष, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कि वो अपना माउथ अप्लाई करता है किसी महिला के वजाइना में, तो वो भी रेप के कैटेगरी में फॉल करता है, जो इस केस में बिल्कुल नहीं ध्यान दिया जा रहा है। ये मैंने पहले भी बताया कि एमिशन ऑफ स्पर्म इज़ नॉट नेसेसरी, या जो स्पर्म के जो सेमिनल जो स्टेन्स हैं वो प्राइवेट पार्ट्स पे मिलने ज़रूरी नहीं होते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो शायद प्रशांत कुमार जी बताना भूल गए। तीसरी चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ कि जो लॉ में क्या प्रोविज़न है, सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट्स हैं जो बताते हैं, रिट्रीट करते हैं बार बार, कि स्लाइटेस्ट पेनिट्रेशन जो होता है, लेबिया मेजर ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स टू रेप। ये जो डिसीज़न है ये सुप्रीम कोर्ट ने वाहिद खान वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, जजमेंट है 2010 का, और स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस बबलू नाथ, ये 1994 का जजमेंट है। चौथा चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ वो है कि इजैकुलेशन इज़ नॉट नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ रेप। ये सुप्रीम कोर्ट ने तारकेश्वर साहू वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2006 का ये जजमेंट है। मदन गोपाल कक्कड़ वर्सेस नवल दुबे 1992 का ये जजमेंट है। अमन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये 2004 का जजमेंट है। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो महिला है, जो 19 साल की लड़की जिसका रेप हुआ था, उसने लाइव टीवी पे उसने ये बताया कि उसके साथ रेप हुआ है, और शायद उसने जो अक्यूज़ हैं उनका भी नाम लिया है। अब हम बात करते हैं कि जो सोल टेस्टिमनी होता है, क्योंकि जो भी रेप जैसी घटनाएं होती हैं वो एकांत में होती हैं, और वहाँ पे आप ऐसे केसेस में आप बहुत ही कम आई विटनेसेस आपको मिलेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह 1996 का जजमेंट है, और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस चंद्र प्रकाश केवल चंद जैन, ये 1990 का जजमेंट है। उसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि सोल टेस्टिमनी ऑफ रेप विक्टिम इज़ अ वेल सेटल्ड प्रिंसिपल इन केसेस ऑफ रेप। हर टेस्टिमनी शुड नॉट सफ़र एनी इन्फॉर्मिटी। साथ में ये भी कहा है कि उसका जो ओरल टेस्टिमनी है वो किसी इन्फॉर्मिटी से, मेजर इन्फॉर्मिटी से सफ़र नहीं करना चाहिए। पांचवी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है, द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ टू बी एक्सपेक्टेड बाय द कोर्ट सच केसेस must take into account that such crimes are generally committed on the sly and very rarely direct evidence of a person other than prosecutrix is available। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि जो ये जघन्य अपराध होते हैं ये काफ़ी एकांत में होते हैं और आई विटनेसेस डायरेक्ट नहीं होते हैं। तो इन सब केसेस में जो है, जो प्रोसिक्यूट्रिक्स होती है, जो विक्टिम होती है, उसका स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, कोर्ट मस्ट ऑल्सो रियलाइज दैट ऑर्डिनरली अ वुमेन और अ यंग गर्ल will not stake her reputation by leveling a false charge concerning her chastity। इसका मतलब ये होता है कि भारत में जो इज़्ज़त होती है वो काफ़ी महिलाओं के लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि नॉर्मली एक आम सिचुएशंस में कोई भी महिला अपने ऊपर इस तरह के आरोप नहीं लगाना चाहेगी, क्योंकि ये भारत में रेप जैसा जो घटना है वो काफ़ी बुरी नज़र से देखा जाता है अगर किसी महिला के साथ होता है। तो ऐसा रिस्क कोई भी महिला लेना नहीं चाहेगी एक गलत चार्जेस लगा के। ये सारे जो सेटल्ड प्रिंसिपल है ये सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस अनिल कुमार 2004 का जजमेंट है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस चंद्र प्रकाश जैन ये एक जजमेंट है 1990 का, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत एक जजमेंट है, बरकतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2001 का जजमेंट है, सुशील कुमार पति चीना वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल 1992 का जजमेंट है। ये सारे प्रिंसिपल्स जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किए हैं अपने जजमेंट्स के माध्यम से। जो लास्ट पार्ट है, जो बड़ा वाइटल पार्ट है, जो इस केस में जो एडीजी जो हैं प्रशांत कुमार जो भूल जाते हैं,
वो ये है कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है, जो लड़की जिसकी डेथ हुई है, उस लड़की ने मरने से पहले एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें वो साफ साफ कहती है कि उसके साथ ये जघन्य अपराध हुआ है, और वो शायद अक्यूज़ का नाम भी लेती है। तो जो हमारे जो लॉ में जो डाइंग डिक्लेरेशन है, उसका मीनिंग ये होता है कि कोई भी स्टेटमेंट, चाहे वो वर्बल हो या वो रिटन हो, जो मरने से पहले दिया जा रहा हो, उसको डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का टेक क्या है डाइंग डिक्लेरेशन को लेके, ये मैं आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट कहता है, आवर इंडियन लॉ रिकॉग्नाइजेस दैट पर्सन सेल्डम लाइज। और तीसरा चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अ पर्सन विल नॉट मीट हिज मेकर्स विथ लाई ऑन हिज माउथ। इसका मतलब ये कि हम ये जो हमारा एक कहना भी होता है, हम अपने शहरों या गाँव में रहते हैं, वहाँ हमारा एक कॉमन मानना है कि जो इंसान जो मरने वाला होता है वो कभी झूठ नहीं बोलता है। इस प्रिंसिपल को सुप्रीम कोर्ट भी मानता है। और ये जो है स्टेट ऑफ दिल्ली वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स 1985 का जजमेंट है। शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2009 का जजमेंट है। सुधाकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र सन 2000 का जजमेंट है। लक्ष्मी वर्सेस ओम प्रकाश 2001 का जजमेंट है। पूनम वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2019 का ये जजमेंट है। उकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2001 का जजमेंट है। तो ये सारे जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया है कि कोई भी मरता हुआ इंसान झूठ नहीं बोलता है। मरते टाइम जब वो अपने मेकर के पास जा रहा है, जब वो अपने ईश्वर के पास जा रहा है, तो वो झूठ नहीं बोलेगा। तो कंसिडरिंग ऑल दीज सिचुएशंस, जब हम इन सारे सिचुएशंस को चेन अप करते हैं, लाइन अप करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि उस लड़की के साथ, जो अब इस दुनिया में नहीं है, 19 साल की लड़की, उसके साथ एक जघन्य अपराध हुआ। और यूपी की जो पुलिस है वो सारे जो भी अपराध हुआ है उस पर पर्दा डालने का कोशिश कर रही है। मेरे कई दोस्त हैं जो यूपी से हैं, वो कहते हैं कि योगी जी ठाकुरों के लोग काफ़ी नर्म दिल हैं। तो ये भी एक चांसेस हो सकता है। ऑल्दो ये कितना बात सत्य है या गलत है, ये SIT का जो जांच होगा उस पर पता चलेगा। लेकिन मैंने ये लीगल प्रोविजंस बताए जो रेप को लेके, डाइंग डिक्लेरेशन को लेके, और जो स्पर्म नहीं पाया गया है वजाइनल स्वैब में, उसको लेके ये लॉज है। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप वीडियो देखें, जानें कि प्रेजेंट लॉ क्या कहता है। आप सिर्फ ADG ने बस ये कह दिया है कि ये रेप नहीं है क्योंकि वजाइनल स्वैब में स्पर्म नहीं पाया गया है, तो आप सिर्फ उनकी बातों को ना मानें, बल्कि एक जो सेटल प्रिंसिपल है लॉ का वो जानें, और फिर आप अपना दिमाग अप्लाई करें और इस केस को इतनी आसानी से छोड़ें ना, वरना कल को ये किसी और के साथ हो रहा है, कल को आपके साथ भी हो सकता है। थैंक यू।